तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आज आपका आरबीएसई क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर था और मैं लेकर के आ गया हूं पूरा पेपर का डिस्कशन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं साक्षी ट्यूशन सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन। वैसे खुशबू मैम जो है वो आपके सोशल साइंस एक्सपर्ट है और वही यहाँ पर पढ़ाते हैं, बट उनका गला काफी ज्यादा खराब होने की वजह से आज माइक को मैं हैंडल कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको सही से समझा पाऊंगा। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के ऊपर। और मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी हमसे लाइव जुड़े हैं वो कमेंट करके ये जरूर बताएं कि किस तरीके का पेपर आपका लगा, आपको डिफिकल्ट था, मॉडरेट था या आसान था। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन ए की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के अंदर, उसमें आपसे पूछा गया है कि यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दैट हु वाज फाउंडेड द अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न दूसरा जो है उसमें पूछा गया है निम्न में से कहां पर 1890 के दशक में रेंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अफ्रीका होगा। वेयर अमंग द फॉलोइंग डिड द डिजीज रेंडरपेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन द ईयर 1890। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी अफ्रीका। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न 3 की, जिसमें आपसे पूछा है कि औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव था बेरोजगारी, प्रदूषण, गरीबी या उत्पादन में वृद्धि। इसका सही उत्तर होगा उत्पादन में वृद्धि। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड अ मेजर पॉजिटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इफेक्ट जब आपसे पूछा है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में जो सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। थोड़ी देर में वहां पर पीडीएफ अपलोड होने वाली है, तो वहां से जाकर के आप इस पूरे पेपर सॉल्यूशन को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न 4 की। निम्न में से कौन पेरियार नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन जो थे वो पेरियार नाम से जाने जाते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ईवी रामास्वामी नायकर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज परियार। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ईवी रामास्वामी नायकर। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। उसमें पूछा है आपसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। सही उत्तर होगा 1878। इन विच ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। बांगर क्या है। बांगर एक प्रकार की मृदा होती है और मुख्यतः ये पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज बांगर। ऑप्शन ए ओल्ड एलुवियल सोइल। पढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा है कि खंडीन, जोहड़ और टांका उदाहरण हैं, ये किन्हें कहा जाता है। तो मुख्यतः ये जो है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचनाओं के नाम है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो ए है, लोकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन राजस्थान, विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर, क्वेश्चन 8 की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th के, क्लास 12th के आरबीएसई की जो भी पेपर इस टाइम पर चल रहे हैं उनका हर एक पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। इसमें आपसे पूछा है कि चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन सीमेंट, तांबा, लोहा, इस्पात या चीनी। तो ऑप्शन जो सीमेंट है, ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। Limestone, silica and gypsum are the main raw material of which industry? Then option A will be the correct answer, cement industry. उसके बाद प्रश्न 9 पर आपसे पूछा है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में कौन से राजमार्ग आते हैं। आपको राजमार्ग चुनना है जो कि केंद्रीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो लोक निर्माण विभाग जो है वो आपका डील करता है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे से। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर।
पूछा गया है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो ये आपको सन याद होनी चाहिए 1948 में। ऑप्शन सी जो है 1948 में आपका श्रीलंका जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर उभरा था। उसके बाद में हम बढ़ते हैं और आगे पृष्ठ पर, तो हमारा क्वेश्चन 12वां है। और क्वेश्चन 12वें को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूंगा कि जो बच्चा पहली बार हमसे जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि आपके अभी तक के प्रश्न सही गए हैं वीडियो लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सके। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष की स्त्री व पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। A person who believe in equal rights and opportunities for women and men is called. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसे हम फेमिनिस्ट या फिर नारीवादी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। काशीराम के निम्न में से किस दल का गठन किया? काशीराम ने किस दल का गठन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर फॉर्मेड बाय काशीराम? तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर आपका होने वाला है ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। इसमें आपसे पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेड बाय भारतीय जनता पार्टी? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिकी गठन। ऑप्शन बी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में हम यदि और आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो स्टार्ट होता है। निम्न में से कौन सा गैर नवनीकरणीय संसाधन नहीं है? आप ध्यान रखना इसमें पूछा है नहीं है, ठीक है, गैर नवनीकरणीय संसाधन नहीं है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द जल हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? वाटर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद में हम बढ़ते हैं और आगे की ओर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत में साख का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वहां पर यहाँ पर आपका व्यापारिक बैंक हो सकता था, बट व्यापारिक बैंक जो है ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे ऑप्शन ए साहूकार को। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, मेनली क्रेडिट सोर्स 51% जो है वो फाइनेंशियल बैंक को माना जाता है, पर वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो मनी लेंडर्स जो है इसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं, तो हम प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन ए को। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि यह व्यापार अवरोधक है, इनमें से कौन सा व्यापार को अवरोध करता है, रोकता है? ऑप्शन में निर्यात पर कर है, आयात पर कर है, आयकर है, इनमें से कोई नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था बच्चों के दिमाग में कि हम निर्यात पर कर लगाएं या आयात पर कर लगाएं, टैक्स ऑफ एक्सपोर्ट है या टैक्स ऑन इंपोर्ट है। तो बेटा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आयात पर कर। और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर जिस जिस बच्चे का सही हुआ है कमेंट में जरूर अपना नाम मेंशन करें। इसके बाद में हम चलते हैं एमसीक्यू के अंतिम क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया कि एग मार्ग किस वस्तु पर लगाया जाता है? ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर एग मार्ग की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि एग मार्ग जो है वो कृषि उत्पादों पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक के जो क्वेश्चंस है वो आपके सही गए होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपने प्रदर्शन किया होगा अपने परीक्षा के अंदर। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। उससे पहले क्वेश्चन 2 को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो या फिर आप सीधा टेलीग्राम पर STC सिक्कर के नाम से सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ पेपर की जो है वो पूरी सॉल्यूशन पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं फिर से पेपर की ओर और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर ब्लैंक की संहिता के नाम से जाना जाता है। द सिविल कोड ऑफ 1804 इज यूजुअली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नेपोलियन कोड की नाम से जाना जाता है। हिंदी माध्यम वाले यहाँ पर आपको लिखना था नेपोलियन, नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन संहिता भी आप लिख सकते हैं। और जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनका जो नाम है वो यहाँ पर होना था बेटा नेपोलियन कोड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। और बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा है कि रेगर ब्लैंक मृदा का नाम है। रेगर किस मृदा का नाम है आपसे ये पूछा था। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि काली मृदा जो होती है उसको रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर काली मृदा लिख सकते हो या फिर काली कपास मृदा भी लिख सकते हो। रेगर इज द नेम ऑफ ब्लैंक सोइल। तो यहाँ पर आपको लिखना था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल का ये एक नाम होता है।
बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें पूछा है कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का डैश हिस्सा रक्षित है। अमाउंट अमंग ऑलमोस्ट ब्लैंक परसेंटेज ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड एज डिक्लेयर्ड एज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर होगा 33%। और जिन बच्चों ने परसेंटेज में आंसर नहीं दिया वो इसका आंसर 1/3% भी करके आए हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इसका सही उत्तर होगा 1/3 हिस्सा जो है वो आपका रक्षित वर्ग के अंदर माना गया है। क्वेश्चन 4 की अगर मैं बात करूं तो इसने पूछा है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन तो लगभग बच्चों ने सही किया होगा। बेल्सेस जो है इसको जो है बेल्जियम की राजधानी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि रेलवे अथवा डाकघर डैश क्षेत्र के उदाहरण है। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस जो है वो कौन से सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये दोनों ही सेक्टर पब्लिक सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा पब्लिक सेक्टर। और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी थे उनको लिखना था यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में ये दोनों चीजें जो है वो कंसिडर की जाती है। इसके बाद में बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। इसमें पूछा है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसमें ब्लैंक की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया गया है। ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द हार्डेस्ट फिल इन द ब्लैंक था जिसमें आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ा होगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ब्लैंक प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस को जो है रैपिड इंप्रूवमेंट स्टिमुलेट करता है। तो बेटा यहाँ पर आएगा आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना था ग्लोबलाइजेशन, जबकि हिंदी माध्यम वर्ग में आपको बेटा लिखना था वैश्वीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न 2 भी है जो आपके लगभग बच्चों का सही गया है और आप इसमें भी जो है हर एक अंक जो है वो प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तक जो थी डिस्कस करने वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस करे हैं और अब आगे से आपके वेरी शॉर्ट फिर लॉन्ग फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जिनका मेन जो आंसर है वो आपके जो आपने रिकॉल करके पेपर में लिखा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर फिर भी मैं कहूंगा कि इन क्वेश्चंस के जो आपको आंसर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर डिस्कस कराने का उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि जो आप लिख करके आए हो वो आप के एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो किस तरीके से चेक करेगा। पर फिर भी यदि आप इन क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर जानना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना जिसके ऊपर बिल्कुल हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं दोनों के लिए इंडिविजुअल जो है पीडीएफ जो है अवेलेबल है जिससे क्रॉस चेक करके आप अपने घर बैठे ये कंफर्म कर सकते हो कि कितने मार्क्स आपके लगभग बनने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपने बिना स्किप के पूरे वीडियो को देखा होगा और अंत में मैं फिर से आपका ध्यान एक बार लेकर के जाना चाहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल की ओर जिसका नाम है एसटीसी सीकर। इस पर जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, सीधा क्लिक करने पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। शाम तक इसके ऊपर आपको सोशल साइंस के कंप्लीट पेपर की सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। उसकी भी पीडीएफ आपको यही मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, इन्हीं आशाओं के साथ